आज के इस वीडियो का मूल उद्देश्य होगा गाउस थ्योरम को एक्सप्लेन करना और हम उसको किस प्रकार प्रूव करते हैं यह देखेंगे। गाउस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। हमने हाल ही में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं और गाउस के थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो गाउस थ्योरम को प्रूव करने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें हमको पता होनी चाहिए। तो पहले हम उन फंडामेंटल बातों को जानेंगे, फिर हम गाउस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, इनकी संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जो हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं नॉर्मली पास कर रही हैं। हम इसमें से एक एलिमेंट्री एरिया ds कंसीडर करेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ds वेक्टर जो होगा, ds वेक्टर इस एरिया के नॉर्मल वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड होगी। वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस प्रकार डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट्री एरिया ds इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। और इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई e इक्वल टू वेक्टर e इंटू वेक्टर ds। अब जो वेक्टर e और वेक्टर ds के बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा सपोज किया है, तो d फाई e इक्वल टू हो जाएगा e ds cos थीटा। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस एरिया से, उसको निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग सरफेस के अलोंग इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो हमको मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे फाई e इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस e ds cos थीटा। यदि थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो फाई e इक्वल टू हो जाएगा e इंटीग्रल ओवर सरफेस ds। फाई e इक्वल टू e क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस ds। यह रिप्रेजेंट करेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस और यह जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं नॉर्मली पास करती हैं तो उनकी जो संख्या होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और हम इसको डिफाइन करते हैं d फाई e इक्वल टू वेक्टर e इंटू वेक्टर ds। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाला था। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से हम कुछ मॉडिफाई करेंगे। एप्सिलॉन नॉट को हमको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, यानी E के पास ले जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, जो कि है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। अब इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर E। अब जो d है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, जहाँ पे यदि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना रहेगा तो हम वेक्टर d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर E से निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सिलेंडर से पास करता है तो किस प्रकार हम उसको कैलकुलेट करते हैं इसको देखेंगे।
हम एक सिलेंडर को कंसीडर कर रहे हैं जो प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो पैरेलल हैं इसके एक्सिस से, सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे 3, क्योंकि सिलेंडर में 3 फेस होता है, एक लेफ्ट फेस होता है, एक राइट फेस होता है और एक कर्व्ड फेस होता है। तो तीनों के लिए हम एलिमेंट्री एरिया ds कंसीडर करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऑब्टेन करने के लिए हम तीनों को सम कर देंगे, तीनों फेस का। लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और कर्व्ड फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के तीनों को सम कर देंगे, तो हमको इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज करते हैं। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ए इंटू डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ए इंटू डी एस वेक्टर राइट फेस के लिए प्लस क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी एस कर्व्ड सरफेस के लिए। अब फ्रॉम द फिगर एक क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन है लेफ्ट फेस में वो अपोजिट है दोनों की, तो वहाँ पे जो थीटा है वो 180 डिग्री का बनेगा, और राइट फेस के लिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। और कर्व्ड फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डीएस वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो फाई ई इक्वल टू होगा ई इन क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कॉस 180 डिग्री डीएस प्लस क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस ई कॉस 0 डिग्री डीएस प्लस क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस ई कॉस 90 डिग्री डीएस। अब 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा फाई ई इक्वल टू माइनस ई क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डीएस प्लस ई क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डीएस प्लस 0। अब माइनस और प्लस से दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाई ई की वैल्यू मिल रही है हमको 0। तो यहाँ से यह क्लियर हो रहा है कि जो इनवर्ड फ्लक्स है वो इक्वल है आउटवर्ड फ्लक्स के। तो इस प्रकार जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू अ सिलेंडर वो 0 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट हो जा रहा है। तो इस प्रकार नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा सिलेंडर के लिए। अब यहाँ से ये भी बात क्लियर हो गई कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हैं नॉर्मली वो उस सरफेस से इनक्लोज होनी चाहिए। यदि वो एक तरफ से आ रही हैं और दूसरी तरफ से निकल जा रही हैं तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 मिलेगा हमको। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल एक एंगल होता है जो एरिया ऑफ स्फीयर पे सबटेंडेड होता है और यह सेंटर पे लाई करता है। स्फीयर का जो सेंटर होता है 3 डायमेंशनल होता है, आपको पहले से ही पता होगा। ये सिमिलर एंगल होता है कि जैसे सर्कल पे कोई एंगल बना होता है उसी टाइप से ये सिमिलर होता है, लेकिन जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है। इसको हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी स्फीयर में बना सॉलिड एंगल कुछ इस प्रकार से होता है। हमने एक एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर किया है इस स्फीयर से, उसके लिए जो सॉलिड एंगल बना है उसको हमने डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है और सरफेस से ओ तक की डिस्टेंस यानी सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस आ रहे हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। हमने जो एलिमेंट्री एरिया यहाँ पे कंसीडर किया है उसको कुछ बड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं, बड़ा सा यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा। अब हम एक कंपोनेंट लेंगे ds का, ds डैश, और ds और ds डैश के बीच का जो एंगल है वो थीटा है।
तो डी एस डैश इस प्रकार डिफाइन होगा, डी एस कॉस थीटा। अब हम यहाँ से सॉलिड एंगल को इस प्रकार डिफाइन करेंगे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया के लिए। सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू होगा कंपोनेंट ऑफ डी एस नॉर्मल टू वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। अब जो कंपोनेंट ऑफ डी एस का है वो नॉर्मल है वेक्टर आर के डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री हो, डी ओमेगा इक्वल डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब टोटल सॉलिड एंगल जो सबटेंडेड होगा होल द स्फीयर एट इट्स सेंटर, उसको निकालने के लिए हम इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया जो हमने कंसीडर किया है उसको क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड होगा वो हमको मिल जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि यह स्फीयर है, तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट्री एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल जो स्फीयर मिलेगा उसका जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी एस के जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 4 पाई। तो हमें पता चल गया कि सॉलिड एंगल जो सबटेंडेड होता है स्फीयर से उस टोटल होता है उसकी वैल्यू 4 पाई। अब हमने दो चीजें पता कर ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल। अब इसके बाद हम गॉस थ्योरम को डिफाइन करेंगे। According to Gauss theorem, the total flux enclosed by a closed surface is 1 upon epsilon time the total charge enclosed by closed surface। किसी भी सरफेस से इनक्लोज होने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की संख्या 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होती है टोटल चार्ज के। इसको हम इस प्रकार लिखना चाहें तो लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि वो सरफेस जो है वो किसी भी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि किसी सरफेस से इनक्लोज होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से होता है उस चार्ज के जो सरफेस से इनक्लोज हो। और सेकेंड पार्ट में कहा जाता है कि जो यदि सरफेस चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो बारी बारी से हम दोनों पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम एक आर्बिट्ररी शेप का एक सरफेस लेंगे जो क्लोज सरफेस होगा और वह इनक्लोज कर रहा है एक प्लस क्यू चार्ज को किसी पॉइंट ओ पे। हम सपोज कर रहे हैं कि एक पॉइंट पी है जो डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सेंटर ओ से, और हम एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे जो पॉइंट पी के सराउंडिंग है ds, जो ds वेक्टर होगा और वेक्टर ई दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और चूंकि जो ये सरफेस है वो सॉलिड है तो जो ds हमने एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया है उसके लिए यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है वो डी ओमेगा है। अब हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से पास करेगा उसको डी फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एरिया से, और डी फाई ई इक्वल टू होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस जो कि इक्वल होगा ई डी एस कॉस थीटा के। अब हमको ई की वैल्यू पता है, हमने ऊपर ही ई निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
तो ई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डी फाई ई में ई की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा हमको डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू केवल हमने रखा है यहाँ पे। अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे। डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे देख रहे हैं डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है डी ओमेगा यानी सॉलिड एंगल जो एलिमेंट्री एरिया के द्वारा फॉर्म हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसको हम सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट कर देंगे। तो फाई ई इक्वल टू लिखेंगे, क्यू जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए भी कांस्टेंट होगा, डी ओमेगा जो होगा वही आर्बिट्ररी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी ओमेगा। और क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी ओमेगा की वैल्यू होगा 4 पाई। डी ओमेगा जो है वो स्मॉल एलिमेंट्री सॉलिड एंगल है और टोटल जब इंटीग्रेट करके जो हमको मिलेगा टोटल सॉलिड एंगल वो 4 पाई होता है। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, जैसा कि हमने पीछे सॉलिड एंगल निकाला था तो देखा था। तो यहाँ से हम क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी ओमेगा की जगह 4 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम एक कुछ इस प्रकार का एक सरफेस लेंगे जहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो इनक्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो डी ओमेगा होगा जो सॉलिड एंगल वो सरफेस एलिमेंट्री एरिया जो सरफेस डी एस वन है और डी एस टू है उसके लिए सेम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी थ्रू डी एस वन वो होगी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इनवर्ट होगी क्योंकि डी एस वन से इस सरफेस में इंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डी एस टू से इस सरफेस से आउट हो रहे हैं। तो जो डी एस टू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे वो होंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। एक तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इनवर्ड हो रहा है वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड भी हो रहा है। तो यहाँ से जो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज होगा इस सरफेस से वो 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी एस इक्वल टू 0। यही सेकेंड पार्ट था इस थ्योरम का, ये भी प्रूव हो गया। तो गाउस थ्योरम से हमने दो बातें यहाँ पे पता की कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से इनक्लोज होगा वो 1 एप्सिलॉन टाइम होगा जो चार्ज उस सरफेस से जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा उस सरफेस से। और सेकेंड है यदि वो सरफेस किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह 0 होगा। अब हम गाउस थ्योरम के इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म को देखेंगे। हमें पता है कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो तो हम लिखेंगे क्यू इक्वल टू इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम रो इंटू डी वी। तो अब यहाँ से हम फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट में हम इंटीग्रल ओवर वी रो इंटू डी वी अपान एप्सिलॉन लिखेंगे। क्यू की जगह हो जाएगा इंटीग्रल ओवर वी रो इंटू डी वी। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इक्वल टू इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम रो इंटू डी वी अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे।
इसके बाद अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जन लॉ, गाउस डाइवर्जन लॉ होता है एक, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस वेक्टर ई इंटू हो जाएगा इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम डाइवर्जन वेक्टर ई डीवी। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर सरफेस डेल ई डीवी। अब डेल वेक्टर ई को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे डेल वाई डेल एक्स ई एक्स प्लस डेल वाई ई वाई प्लस डेल वाई डेल जेड ई जेड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम डेल वेक्टर ई डीवी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम रो डीवी अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो इंटीग्रल फॉर्म होंगे गाउस थ्योरम के। तो इंटीग्रल फॉर्म हमको पता चल गया गाउस थ्योरम का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इंटीग्रल फॉर्म होंगे गाउस थ्योरम के। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इक्वेशन 2 है वो ट्रू है और इंटीग्रल है ओवर वॉल्यूम, तो जो इसका इंटीग्रेट पार्ट होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर ई इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। और आगे हम जान रहे हैं कि जो वेक्टर डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर डी अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ डेल वेक्टर ई से वेक्टर ई को रिप्लेस करेंगे वेक्टर डी अपान एप्सिलॉन नॉट से, तो हमको मिलेगा डेल वेक्टर डी अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा डेल वेक्टर ई इक्वल टू रो। यह इक्वेशन 4 होगा। और हम देख रहे हैं इक्वेशन जो 3 है और इक्वेशन 4 है वो गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे गाउस लॉ के इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म को देख लिया। अब हम कूलॉम्स लॉ को गाउस लॉ की सहायता से प्रूव करेंगे। कूलॉम्स लॉ को गाउस लॉ की सहायता से प्रूव करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को कंसीडर करेंगे 8 पॉइंट ओ, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है 8 पॉइंट पी पे। जो डिस्टेंस आर है पॉइंट ओ से डिस्टेंस आर पे है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक गैसियन सरफेस को मेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेप। यहाँ पे जो स्फेरिकल शेप है डॉटेड लाइन में वो गॉसियन सरफेस होगा। और हम यहाँ से स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डीएस कंसीडर करेंगे। जो वेक्टर ई है और वेक्टर डीएस है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो होगा उसको इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस। अब जो बीच का एंगल बन रहा है, अब बीच का एंगल थीटा है, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ हम सपोज करेंगे कि जो थीटा है वो 0 है, तो यहाँ से हमको मिलेगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसको हम क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस से इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको मिलेगा फाई ई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी एस। अब हम जान रहे हैं कि यह एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी एस इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस डी एस की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फ्रॉम गॉस लॉ फाई ई की जगह हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया 8 पॉइंट पी। अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो हमको एक टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा क्यू नॉट को 8 पॉइंट पी पे, तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि जो
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। ए वेक्टर फॉर्म हो गया और हम इसको यदि वैसे ही लिखें तो लिखेंगे वेक्टर ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। ई की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे ई की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। और यह जो है वो कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे गाउस लॉ की सहायता से कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हमने गाउस लॉ को प्रूव किया और उसका हमने इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म भी देखा और कूलॉम्स लॉ को भी हमने प्रूव किया गाउस लॉ की सहायता से। आने वाले वीडियो में हम एप्लीकेशंस देखेंगे गाउस लॉ का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि किया होगा तो आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।